हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लोग जीके जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री के सेट थर्ड को सॉल्व करेंगे, जिसमें है टोटल 25 क्वेश्चन। आप लोग पिछली क्लासेस भी देखे होंगे, तो हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि रिपीटेड नेचर के हैं, जो कि मैं आपको लोगों को बार बार बताते चल रहा हूँ। आज के सेट थर्ड में भी ऐसे ही ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करें। शुरू करने से पहले एक चीज आप लोगों को बता दें कि आप सभी लोग इस क्लास के एंड में आप अपने स्कोर को लिखिएगा कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किए। आप लोग नोट भी करते रहिएगा। अगर आपका स्कोर 22 आता है, 20 से 22 प्रश्न आपके सही होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक है। और अगर इससे कम आता है तो आपको रिपीट करने की या रिवाइज करने की जरूरत है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इस सेट का फर्स्ट देख सकते हैं, 51 नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम रूल? होम रूल का अर्थ क्या है? आपके एग्जाम में ऐसे भी जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। अगर ऐसे नहीं भी बनते हैं सिंपल में, तो ये मैच द कॉलम में भी आते हैं। तो जब आप इन क्वेश्चंस के नेचर को समझे रहेंगे, क्वेश्चन के मीन को समझे रहेंगे, तब आपके लिए आपका एग्जाम आसान हो जाता है। तो देखिए, आप ऑप्शन देख सकते हैं, फॉरेन रूल, गवर्नमेंट रूल, सेल्फ रूल या इंटरनल रूल। तो अगर ऐसे देखा जाए, होम का मतलब घर, तो घर में फॉरेन कभी नहीं आएगा। अगर देखिए एलिमिनेशन मेथड, एग्जाम में कभी कभी जरूरी नहीं है कि जो सही आंसर है वो हमें दिख ही जाए या हम उसको डायरेक्टली कर पाए। अप्रोच मैं आप लोगों को बताते चलता हूं कि अप्रोच क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे जो नहीं हो सकता उसको हटा दें। गवर्नमेंट रूल को होम रूल हम कैसे कह सकते हैं? तो अब ऑप्शन बचता है सेल्फ रूल, जिसको स्वशासन कहते हैं, या इंटरनल रूल, आंतरिक शासन कहते हैं। तो इंटरनल रूल कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है रूल का या शासन का। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्वशासन। होम रूल का मतलब होता है स्वशासन, मतलब खुद शासन करना। इसका मतलब क्या था कि जब ढेर सारे मूवमेंट चल रहे थे नेशनल लेवल पे, ब्रिटिश इंडिया में, मतलब जब ब्रिटिशर्स के अंडर जब इंडिया था हमारा, तो उस समय ये होम रूल का कंसेप्ट आया कि हम चाहते थे कि हम भारतीयों की सरकार हो और हम भारतीय ही अपने लोगों पे शासन करें, अंग्रेज ना करें। तो इसी के कंटेक्स्ट में ये वर्ड आया है और इसका काफी इंपॉर्टेंस है, और इससे रिलेटेड और भी अभी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, और इस सेट का दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकेयर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड कह लीजिए, इसको नरसंहार नाम लिखा जाता, मतलब नरसंहार क्वेश्चन में ये वर्ड यूज होता है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को फैक्ट याद होने चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहां देख पाएंगे, आप सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए यहाँ पे आपको 1990, 1920, 1921, 1919 आप देख सकते हैं। आप जल्दी से आंसर करेंगे, और सभी लोग, मैं फिर से बता दूं, ये स्कोर तभी काउंट किया जाएगा जब आप आंसर भी देते रहेंगे कमेंट में। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आप जल्दी से आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था वो हुआ था 1919 को। आप यहाँ देख पाएंगे इसका जो, लेकिन आप देखिए, अगर आप इतना भी जानते रहेंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी उसको जान लीजिए। अब आप देखेंगे कि 99 दो ऑप्शन है, ऑप्शन डी भी है और ऑप्शन ए भी है। अब हमें एग्जैक्ट आंसर ढूंढना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। और ये कहाँ हुआ था? ये अमृतसर शहर में हुआ था। तो इसको कभी कभी अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है इस घटना को, तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डेट नहीं भी याद हो, तो अगर आप ये ईयर याद रखते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने में। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, व्हेन डिड काकोरी कॉन्स्पिरेसी हैपन? काकोरी जो षड्यंत्र या घटना थी वो कब घटित हुई थी? तो काकोरी घटना हो गई, या जलियांवाला बाग जो नरसंहार हो गया, और इसके साथ ही साथ अभी आगे हम लोग चौरी चौरा जो कांड था, इंसिडेंस था, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 अगस्त 1952, सॉरी 1925, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1926, 11 अगस्त 1926। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी, ये षड्यंत्र हुआ था और इसको पॉपुलर इसका नाम जो है वो काकोरी षड्यंत्र ही है, इस घटना का नाम। तो इसलिए आप सभी लोग इसको जरूर याद रखें। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों के स्क्रीन पे है। जलियांवाला बाग कत्लेआम में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? हु हैड ऑर्डर्ड द फायरिंग एट जलियांवाला बाग मैसेकेयर? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड या कत्लेआम था उसमें आप सभी लोग जानते होंगे, इजिली आंसर कर पाएंगे कि ये आदेश किसने दिया था उन निहत्थे लोगों पे या जो लोग सभा कर रहे थे उन पे गोली चलाने का। ऑप्शन आप देख पाएंगे, लॉर्ड डलहौजी, जनरल डायर, लॉर्ड माउंटबेटन या जनरल ह्यूज रूस। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए जो लोग निहत्थे बैठकर मीटिंग कर रहे थे। लेकिन जलियांवाला बाग में ऐसी कौन सी मीटिंग हो रही थी या किस चीज के विरोध में मीटिंग हो रही थी? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो रॉलेट रॉलेट एक्ट जो आया था जिसको काला कानून कहा गया था, उससे संबंधित या उसी के विरोध में लोग वहां एकत्रित हुए थे और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अभी रॉलेट एक्ट से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक और चीज हो सकती है कि जलियांवाला जो बाग या कत्लेआम या मैसेकेयर था उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? इंडिया का वायसराय कौन था? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन ज्यादा टफ बनाता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आप सभी लोग देखेंगे और इस सेट का 5वां क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड ऑन इन द ईयर? मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना या इसको एक और नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही आप संगठन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। आप इसका आंसर देंगे, काफी आसान है और जो स्टूडेंट जानते होंगे वो इजीली कर पाएंगे और जो लोग नहीं जानते होंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 1906 में मुस्लिम लीग या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो ये था 30 जनवरी 30 जनवरी 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कभी कभी एग्जाम में इसका वेन्यू पूछता है वो किस स्थान पे हुई थी, तो वो हुई थी बांग्लादेश के ढाका नामक स्थान पे। ढाका आप सभी लोग जानते होंगे। और ये क्या थी, मुस्लिम लीग क्या थी? तो मुस्लिम लीग जो है एक तरीके से ये इंडिया की, और इसे इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी भी माना जाता है। इससे पहले कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो कि ऐसा कहे कि वो मुस्लिम्स के लिए या मुस्लिम रिलीजन की रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ये फर्स्ट पार्टी बनी थी। तो इससे रिलेटेड फैक्ट आप लोग जानते रहेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। और आपको बता दें यही वो मुस्लिम लीग है जिसमें 1913 में जाकर 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना जुड़ते हैं। ये भी एक फैक्ट है, आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले सेट में हम लोगों ने देखा था, ढेर सारे स्लोगन देखे थे। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट इन द स्लोगन बाई। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये कथन किसका है? ऑप्शन आप देख पाएंगे और ये आसान है, आप सभी लोगों को मैंने कई बार मैं बता भी चुका हूं, बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक जी ने ये नारा दिया था। और इससे संबंधित अगर और कोई स्लोगन आप जानते हो तो उसको नोट कर ले एक बार, जैसे मैंने पिछले क्लास में डिटेल में नोट भी कराया था जितने ऑप्शन दिख रहे थे। यहाँ पे देखिए 57 जो है, क्वेश्चन नंबर 57 है, इन विच ईयर वॉज द रॉलेट एक्ट पास्ड? जो रॉलेट एक्ट था वो किस वर्ष पास हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि पहले हम लोग इसमें इस क्वेश्चन में ये भी जानेंगे कि ये एक्ट क्या था शॉर्ट में, फिर ये कब आप कह सकते हैं कि पास्ड हुआ या अप्लाई कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ऑप्शन आप देख पाएंगे 1916, 1919 या 1921 या 1935। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 में, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और आपको बता दें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था या नरसंहार था वो इसी की वजह से हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि ये जो एक्ट आया इसमें ये था कि किसी को भी शक के वजह से भी, अगर शक के घेरे में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब
ये एक तरीके की आप तानाशाही कह लीजिए कि ब्रिटिशर्स ऐसा कानून लाए कि जिसके ऊपर भी इनको शक लगता था उसको डायरेक्ट जेल में बंद कर देते थे। और इसी के विरोध में गांधी जी ने भी इसका विरोध किया और ये अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए इसके विरोध में, और उसी विरोध में उनके ऊपर गोली चलवा दी गई, उसमें हजारों लोग मारे गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसको काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून, आप ब्लैक लॉ कह सकते हैं, ऐसा इसको नाम दिया गया है इसके नेचर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे और इस सेट का 8वां क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं जल्द ही आप लोगों को एक सेट करा दूंगा, एक क्वेश्चन या क्लास ले लूंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल, वायसराय ऑफ इंडिया और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उनके टेन्योर में, उसको हम लोग देख लेंगे, उनके शासनकाल में। क्रिप्स मिशन के भारत आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि जब क्रिप्स मिशन आया होगा तो इंडिया का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, आपको बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, लॉर्ड वेवेल, कर्जन। कर्जन नहीं था, आप लोगों को पता है, मैंने आप बताया था कि ये बंगाल पार्टीशन के टाइम था तो ये क्रिप्स मिशन आया था। हाँ, एग्जाम में ये भी आता है क्रिप्स मिशन इंडिया आया कब था, 1942 में आया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कैबिनेट, इसी के फेल्ड होने के बाद कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो इन दोनों में अंतर है। ठीक है, अभी हम लोग क्रिप्स मिशन जो कि स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये इंडिया आया था और उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। हु ड्राफ्टेड द प्रपोजल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया था या किसने किया था। सरदार पटेल ने, या पिटाभी सीतारामैया ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। यहां पे एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, आप भी कंफ्यूज होंगे कि सर भारत छोड़ो आंदोलन तो गांधी जी ने चलाया था, तो क्या उन्होंने ड्राफ्ट नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है, उसे ड्राफ्ट किसने किया था ये आपको बताना है। ड्राफ्ट का मतलब उसकी पूरी प्लानिंग, उसको प्रेजेंट करना कि ये एक मूवमेंट पैन इंडिया मतलब पूरे नेशनल लेवल पे चलाया जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में किसने अपनी राय दी और इसको प्रेजेंट किया वो आपको बताना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत छोड़ो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये जो नेशनल लेवल का मूवमेंट था, इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब ये ड्राफ्ट जब तैयार कर लिए तो ऑल इंडिया जो नेशनल कांग्रेस का सेशन होता था उस सेशन में इन्होंने प्रेजेंट किया, किसने, जेएल नेहरू ने। अब वो सेशन हुआ कब था, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 8 अगस्त 1942 में ये सेशन हुआ और ये बॉम्बे में हुआ था और इसी के जस्ट अगले दिन भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया, बिगन कर दिया गया। तो इससे भी रिलेटेड अभी आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। हु वाज नोन एज द इंडियन गोल्ड स्टोन, ग्लैड स्टोन। भारत का ग्लैड स्टोन किसे कहा जाता है। तो ग्लैड स्टोन जो है वो आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसे सरनेम आप सभी लोग याद रखेंगे, जैसे शेरे पंजाब, ऐसे हम लोग ढेर सारे उपनाम जो है, आप नेताजी, ऐसे ये आप लोग बचपन में भी जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। तो ग्लैड स्टोन किसे कहा जाता है, वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 61 है। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। आप लोगों को जब मैं स्लोगन पिछले सेट में कुछ क्वेश्चन करा रहा था तो उसमें आपको हिंट भी दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है या किसने दिया है। ऑप्शन आप देख पाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी या मोहम्मद इकबाल। व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम लोग। इन विच ईयर वॉज द नेहरू रिपोर्ट सबमिटेड। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष लाई गई थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट क्या है, आप लोगों को बताया था कि जो साइमन कमीशन आया था 1927 में रिव्यू करने 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसके बाद जब लोगों में एक तरीके का असंतोष फैला, लोग उससे नाराज हुए, तो इंडियन आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे
मोतीलाल नेहरू को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो रिफॉर्म से रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार करे, रिपोर्ट पेश करे, और ये रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी और इसके सेक्रेटरी जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। और एग्जाम में कई बार आता है कि नेहरू रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी लोग देख सकते हैं फरवरी 1929, जनवरी 1930 या फरवरी 1928 या दिसंबर 1929। तो आपको बता दें 1927 से ये विरोध स्टार्ट होता है साइमन कमीशन का, और इन्हें जब काम दिया जाता है तो ये अपने रिपोर्ट जो सौंपते हैं वो सौंपते हैं फरवरी 1928 में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 आप लोग देखेंगे, विच प्लेस वॉज द सेंटर ऑफ एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का केंद्र कहां था। आपको बता दें होम रूल आंदोलन जो है, अभी हम लोग आप लोगों ने देखा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो होम रूल से स्टार्ट किए थे। अब आप यहां देख पाएंगे और कुछ चीजें जान भी पाएंगे। आप जल्दी से, अगर आप जानते हो आंसर, जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट ये कहां, पूना, बॉम्बे, अडयार या गुजरात। व्हाट विल बी द राइट आंसर। अब इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप सभी लोग बताएंगे, तो ये राइट आंसर होगा अडयार। अडयार, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अडयार जो कि मद्रास में है, अगर वर्तमान में बात की जाए तो चेन्नई तमिलनाडु में ये जगह है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे कि होम रूल जो आंदोलन था या होम रूल जो मूवमेंट था ये दो लोगों ने चलाया था, मतलब इसमें दो लोगों का नाम आता है जिन्होंने इसको इनिशिएट किया था, बट अलग अलग आप कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे किया गया था। उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था। एक था एनी बेसेंट जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, दूसरा जो स्टार्ट किया था वो किया था आपके बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने, बीजी तिलक ने। और ये स्टार्ट कब हुआ था ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 1916 में। 1916 में तिलक जी भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये अप्रैल में करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एनी बेसेंट जी जो हैं वो सितंबर मंथ में 1916 में होम रूल जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट अडयार से करती हैं, और बीजी तिलक जो है वो बेलगांव से करते हैं जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये अंतर है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये होम रूल जो मूवमेंट है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये एनी बेसेंट का होम रूल है या बीजी तिलक का होम रूल मूवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए आप सभी लोग, हु लीड कानपुर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विप्लव या विद्रोह में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था। अब आपको ऑप्शन देख सकते हैं, नाना साहब, महारानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान या लक्ष्मी सहगल। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 64। तो कानपुर से जो ये विद्रोह था इसका नेतृत्व या रिप्रेजेंट किया था वो नाना साहब ने किया था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और आप सभी लोग जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। क्वेश्चन नंबर 65 आप देख पाएंगे, हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था किसने। आपको बताना है, ऑप्शन देख सकते हैं, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या डी सर सैयद अहमद खान। व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 65 आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। सेकेंड, यहां पे देखिए आपको बता दें, डायरेक्टली एग्जाम में मैच द कॉलम या फिर डायरेक्टली आपके क्वेश्चन ही बनते हैं सेकेंड या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ये 3 बार हुई थी, जिसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के नाम से ही जाना जाता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, सेकेंड या थर्ड। इनकी डेट काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस डेट को याद रख लें आप कि 1930 में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो कि लंदन में चल रही थी। सेकेंड जो है वो भी 1931 में होती है, और यहाँ पे थर्ड जो है वो 1932 में होती है। एग्जाम में कभी कभी एज इट इज क्वेश्चन पूछ देता है कि थर्ड या सेकेंड या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कब स्टार्ट हुई थी। तो ये डेट आप सभी लोग नोट करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा महात्मा गांधी जी जो थे वो जब वहां पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने गए थे तो उन्होंने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। कांग्रेस मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस।
ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट और आता है कि इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन कौन है, तो वो दो लोगों का नाम आता है। सबसे ज्यादा बी आर अम्बेडकर जी का नाम आता है, मतलब एग्जाम में आता है, हालांकि बी आर अम्बेडकर जी भी है और तेज बहादुर सप्रू जो हैं, ये दो लोग हैं। तेज बहादुर टीबी सप्रू, ये दो लोग हैं जिन्होंने इस तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज है इसको अटेंड किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी, इससे रिलेटेड आपको फैक्ट, आपको आंसर देना है। 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी, 6 फरवरी या 9 फरवरी। आप देखिए, जब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और ये डेट कुछ इस तरीके से रहेगी तो बताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस टाइप, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, पहले तो हमें ये याद होना चाहिए ईयर कौन सा था। ईयर था 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट का। चौरी चौरा इंसिडेंट का 1922 था, तो ये दो ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद अब हमें डेट को सोचना होगा, समझना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 फरवरी 1922। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा इंसिडेंट से रिलेटेड। 67 देखिए, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। गांधी जी के 3 आंदोलन जो हैं वो काफी फेमस हैं। उसको अगर मैं लिखूं तो असभ्य लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर ये असभ्य क्या लिख रहे हैं, तो असभ्य लिख लीजिए सिर्फ। असभ का मतलब हो गया असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हिंदी में ट्रिक है, आप इंग्लिश में भी बना सकते हैं कुछ इसी तरीके से, 1930 में हो गया। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में हो गया। इस तरीके से आप नोट कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1920। 1920 ईस्वी में यहाँ पे असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा स्टार्ट या प्रारंभ किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन ऑन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आप यहां देख पाएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया हिंट में, 1942। अब 1942 सारे ईयर में ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब हमें डेट बतानी है। जब ऐसी डेट की बात आएगी तो आपको सारे मूवमेंट की डेट, एक आइडिया, जनरल आइडिया होना चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि एग्जाम टाइम तक या एग्जाम हॉल में वो चीजें याद रहें एज इट इज। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम करंट अफेयर याद करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 9 अगस्त। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट एक क्वेश्चन में बताया था कि 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को ये ऑल इंडिया जो कांग्रेस थी उसका सेशन हुआ था, और उसी के नेक्स्ट डे जो था वो इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 9 अगस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, मार्लेमेंटो रिफॉर्म एक्ट केम इनटू, यहाँ पे इनटू साथ में होगा, इनटू इफेक्ट इन द ईयर। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम भारत में लागू हुआ कब हुआ। तो पहले तो आप इस रिफॉर्म को जानकर या देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने आप लोगों को दो बार बताया, पिछले क्लास में भी बताया था कि 1919, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 1909 और 1919, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इनके दो दो नाम है। एक का नाम है मार्लेमेंटो रिफॉर्म, मार्लेमेंटो रिफॉर्म, और इसका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको इस फर्स्ट वाले से पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1909 1909 ईस्वी में ये रिफॉर्म आया, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के नाम से भी जानते हैं। एक स्लोगन है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु सेड गो बैक टू द वेदास। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आप सभी लोग बताएंगे, वो होगा ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती, या स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे आप सभी लोग। हालांकि एक प्रैक्टिस सेट में पिछले या फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया था। वेयर वॉज ब्रह्मो या ब्रह्म समाज स्टैब्लिश्ड। ब्रह्म समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता या पूना। व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कलकत्ता में हुई थी, जिसको आज के समय में हम लोग कोलकाता नाम से जानते हैं।
और ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ब्रह्म समाज की स्थापना से रिलेटेड ये फैक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसको थोड़ा सा समझा दूंगा मैं, पहले आप अगर आंसर जानते हो तो आंसर करें। हु एबॉलिश द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया, यहां समाप्त करने की बात की जा रही है। अब ये एक्ट था क्या, आपको बता दें वर्नाकुलर का मतलब होता है कि स्थानीय, स्थानीय कह लीजिए, मातृभाषा भी कह लीजिए या देसी कह लीजिए। इट मीन्स ये लोकल, जो लोकल प्रेस थे उनको बंद करने के लिए या उन पे एक एक्ट लाया गया कि जो कि अगर कोई भी लोकल समाचार जो कि स्थानीय समाचार है, अगर ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ भी बुरा लिखे तो उस पे कार्यवाही हो। लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ कि इस तरीके से प्रेस की आजादी या लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी, तो इसलिए ये एक्ट आया। तो एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछता है कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये इंप्लीमेंट कब किया गया, मतलब लागू कब किया गया, और एबॉलिश हटा कब दिया गया, और उस समय के जो वायसराय थे उनके नाम आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको कैसे इनको जानना है, कैसे देखना है वो जान लीजिए कि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको 1878 में ब्रिटिश इंडिया में इसको क्या किया गया, अप्लाई किया गया। तो उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिटन। अब एबॉलिश कब किया गया, तो एबॉलिश किया गया 1881 में। और इस समय जो कि इस एग्जाम मतलब इस क्वेश्चन में भी वही ऑप्शन राइट होगा। तो उस समय 1881 में जो वायसराय था वो था लॉर्ड रिपन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वर्नाकुलर नाम आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये आप आज समझ सकते हैं, प्रेस और मीडिया से संबंधित आप उसको ऐसे समझ लेंगे तो वो याद रहेगा एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, कांग्रेस स्प्लिट टू प्लेस इन विच सेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें कि कांग्रेस का विभाजन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें दो टाइप के नेता होते हैं, मतलब उनमें गुट बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। एक हो जाता है मॉडरेट्स का और दूसरा हो जाता है रेडिकल्स का, जिसको आप नरम दल के नेता या और गरम दल के नेता के नाम से हिंदी में जानते हैं। और इन्हीं की वजह से किस सेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट जाती है, जिसमें गरम दल में लाल बाल पाल आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो वो आपको आंसर बताना, वो किस अधिवेशन में, और खासकर वो अधिवेशन ही काफी पॉपुलर है। इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, बस थोड़ा सा इस पे सोचेंगे क्वेश्चन नंबर 73 को। इसका राइट आंसर होगा सूरत स्प्लिट। एस से सूरत, एस से स्प्लिट, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरत अधिवेशन जो था, सूरत स्प्लिट में ही कांग्रेस दो भागों में बट गई। और वो दो भागों में कैसे बटी मैंने बता दिया, वो जो लीडर्स थे उनके नेचर्स के अकॉर्डिंग, कुछ लोग चाहते थे कि हिंसक कार्यवाही हो, हिंसक मूवमेंट चलाया जाए, कुछ लोग वैसा नहीं चाहते थे, अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन से ही वो जाना पसंद करते थे। तो इसीलिए इस कांग्रेस के दो भागों में इस विभाजन हो जाता है। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि ये कब होता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सूरत स्प्लिट जो है या सूरत अधिवेशन जो है ये 1907 में है। एग्जाम में आपके अगर क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस स्प्लिट कब हुई थी, इस अधिवेशन में ना भी पूछे, अगर ईयर पूछे तो 1907। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये कुछ वर्ष बाद फिर से मिल जाते हैं, मतलब यूनाइट हो जाते हैं। तो स्प्लिट तो 1907 में हुई थी, लेकिन ये यूनाइट कब हुए थे वो भी आप याद रखेंगे, 1916 में। और किस अधिवेशन में ये यूनाइट हुए थे, तो वो हुए थे लखनऊ, लखनऊ सेशन में। तो याद कैसे रखना है कि सूरत में अलग हो जाते हैं, लखनऊ में मिल जाते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों के स्क्रीन पे जल्दी से आंसर करेंगे। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया या इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख पाएंगे, इसका जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहेगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। और अगर पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो वो लॉर्ड माउंट बेटेन होगा। तो इस तरीके से बी, यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे बी और डी दोनों ऑप्शन सही है। बट इसमें जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो स्पेसिफिक कर देगा कि वो भारतीय गवर्नर जनरल है, क्योंकि जब जब भारत आजाद हुआ तो कुछ वर्षों तक लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो गवर्नर जनरल बने रहे, उसके बाद
सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय थे जिन्हें प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद ये पोस्ट भी खत्म कर दी जाती है। 75 नंबर क्वेश्चन है, पूना पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर। जब हम लोग सेट 1 कर रहे थे तो हम लोग उसमें पूना पैक्ट से रिलेटेड चीजों को जाने थे कि पूना पैक्ट जो है वो डिप्रेस क्लास से संबंधित है, तो जिसमें दलित वर्ग कह लीजिए, डिप्रेस्ड क्लास से लेकर, जो कि ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था जो कि गांधी जी और वी आर अम्बेडकर जी के मध्य हुआ था, मतलब इनके बीच हुआ था। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। अब ये पूछा है कि ये किस ईयर हुआ था। पूना समझौता, इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, सेम चीज है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। आपको मैं हिंट दे देता हूं, ये 1932 में हुआ था। 1932 में दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बी और डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 सितंबर 24 सितंबर 1932 को ये समझौता हुआ। इसमें बी आर अम्बेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरल की मांग कर रहे थे, तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम रिजर्वेशन दे देते हैं सीटों पे, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरल की मांग न करिए। इस तरीके से अगर आप और डिटेल में जाना चाहें तो शाम को 5 बजे ये समझौता हुआ, जिसमें सिग्नेचर एग्रीमेंट, इसको पूना एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है या पूना पैक्ट एग्रीमेंट। तो ये शाम को 5 बजे हुआ, जिसमें टोटल 23 लोगों ने सिग्नेचर किया था। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड नेचर के क्वेश्चन को देखा, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के आप कह सकते हैं बैकबोन है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, लेकिन हम लोग फिर अपने इस स्कोर पे आते हैं। आप जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना रहा इस प्रैक्टिस सेट में। इसके अकॉर्डिंग आप खुद को भी परख पाएंगे, आप अपना खुद का सेल्फ इवेल्युएशन कर पाएंगे कि आपने कितने स्कोर इसमें किए। तो आप देख लीजिए, आप जल्दी से, अगर आप लाइव नहीं भी कमेंट कर पाए तो आप कमेंट करेंगे। जिसका स्कोर अच्छा होगा उसको शाबाशी जरूर मिलेगी, और जिनका स्कोर अच्छा नहीं है उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। अगले सेट में हम लोग और भी इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब मिलते हैं अगले क्लास में। अगर फिर भी इस सेट में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।